आज हम लोग सीएमए फाइनल के जनवरी 2023 अटेम्प्ट का जो कल एसएफएम पेपर हुआ था उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे। वैसे जब तक सारे पेपर कंप्लीट ना हो जाए, सारे पेपर का एग्जामिनेशन खत्म ना हो जाए, तब तक हम लोग पेपर को रिव्यू नहीं करते हैं, क्योंकि इससे डीमोटिवेट होके आपका नेक्स्ट पेपर जो होते हैं वो ख़राब हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से इतने डिस्कशंस आप लोग ग्रुप पे किए जा रहे हो, चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो। अच्छा, एमसीक्यू का ये आंसर आपका क्या आया, इसका एनपीवी कितना आया, जबकि जितना भी मना करता हूँ फिर भी आप लोगों से रहा नहीं जाता। तो मुझे लगा चलो ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू आप लोगों को करा देता हूँ, और डिटेल में अगर आपको जो सॉल्यूशन बेस जो होंगे वो हम आपको पेपर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहोगे कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, तो मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। पेपर पे मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि पेपर उतना भी आसान नहीं था। ये दूसरी बात है कि जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस आपका पढ़ा हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ा हुआ था। बट जो स्टूडेंट सिर्फ सीएमए के मटेरियल पढ़ के गया होगा, जैसे स्टडी मैट हो गया या पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन होगा, उनको 38 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा दिखा होगा जो लग रहा होगा कि थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली सीए से पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके सीएमए में अभी तक था ही नहीं। तो वो उन लोगों को लगा होगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट को इस बार नहीं लगा। आप लोगों में से जितने कह रहे हो कि सर क्वेश्चन बढ़िया था, क्योंकि वो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ के गए थे। मैं आपको बता दूं, मैं अपना ओपिनियन अगर दूं, एमसीक्यू की मैं बात करूं तो अबव एवरेज में रखूंगा। बहुत ही आसान पेपर नहीं था, मैं ये कह सकता हूं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उसको भी मैं अबव एवरेज रखूंगा और लेंदी में भी रखूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस वो सारे सेलेक्ट किया गया था इस बार जो क्वेश्चन अगर घर पे स्टूडेंट अगर सॉल्व करके नहीं गया होगा तो मोर देन 50% क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। उस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह सेलेक्ट किया गया था। ये दूसरी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए थे, याद रखिएगा। अगर सीए का भी क्वेश्चंस देख के गए होगे तो, अब अगर बिल्कुल ही सीए का क्वेश्चंस कोई भी नहीं देख के गए होगे, जैसे हमारे बुक में तो दोनों क्वेश्चंस होते हैं, सीए का भी क्वेश्चन है, सीएमए का भी क्वेश्चन है, और जो आपको लगता है मुझे रेलिवेंट हो मैं सारे वहाँ पे मार्क भी करा देता हूँ कि देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना चाहिए। जैसे मैं मिस्टेक्स की अगर बात करूं तो एमसीक्यू में 4 मिस्टेक्स मुझे नज़र आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं ना एमसीक्यू में ही बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि सर इसका एमसीक्यू क्या होगा, उसका एमसीक्यू क्या होगा। तो मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट एमसीक्यू का तो मैं आपको सॉल्यूशन तक पहुंचा देता हूं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस का मैं सिर्फ रेफरेंस दे देता हूं कि आपने कहाँ पे क्या पढ़ा था और क्या उसमें पॉइंट था। मैं उसमें क्विक रिव्यू करा के आगे बढ़ूंगा आज के वीडियो में। फुल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए कमेंट में। मैं आपको जैसे ही आपका ग्रुप 3 का पेपर जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे सॉल्यूशन का एक अलग से वीडियो आपके तक लेके आ जाऊंगा। मिस्टेक्स मुझे 4 नज़र आया, जिसमें से 3 मिस्टेक्स से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, यानी कि ऐसा वो उस क्वेश्चंस के अंदर जो मिस्टेक्स दिया गया था उस मिस्टेक्स का सॉल्यूशन से साथ कोई लेन देन नहीं था, यानी कि वो एक्स्ट्रा पॉइंट डाला हुआ था, जो एक्स्ट्रा पॉइंट की वजह से मिस्टेक भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक मिस्टेक्स जो मुझे नज़र आ रहा है जो रेलिवेंट है, यानी कि वो क्वेश्चन ही आपका नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब हो सकता है मेरा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा लिमिटेड होने की वजह से शायद वो मैं बोल पा रहा हूँ, या हो सकता है इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है। वो तो अब सजेस्टेड आएगा तभी पता चलेगा, जब हम एमसीक्यू में चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज का पूछा गया है, फॉरेक्स का, जो कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन और एक आपका कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन, दो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं 14 मार्क्स के जो पेपर है वो आपका डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉरेन एक्सचेंज की बात करूँ तो ये पास्ट अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका कैंसिलेशन से और एक्सटेंशन से रिलेटेड है। उसका सॉल्यूशन जो दे रखा था, पुराना सॉल्यूशन उसका मिस्टेक था, वही क्वेश्चन पूछा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जब आपका सजेस्टेड दिया जाएगा तो सही सॉल्यूशन दिया जाएगा, ये पुराना मिस्टेक को कॉपी करेंगे, ये एक आपका रिस्की क्वेश्चन हो जाता है। कैपिटल बजटिंग के अंदर एक आपका क्वेश्चन है जो ऑप्टिमम पॉइंट पे रिप्लेसमेंट करने का, उसका इंस्टीट्यूट ने 2 सॉल्यूशन, यानी कि पहले अलग सॉल्यूशन चलता था, बाद में इंस्टीट्यूट ने रिवाइज करके अलग सॉल्यूशन दिया था, तो उसका 2 सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो उसमें भी रिस्क आ जाता है कि उसमें किस तरीके का सॉल्यूशन सजेस्टेड में आता है और आपको मार्क्स मिलता नहीं मिलता, यानी कि 14 मार्क्स तक पेपर जो है मेरे हिसाब से डिस्प्यूटेड है। बाकी अगर चैप्टर वाइज अगर इसका एनालिसिस करूं तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा वेटेज वाले पेपर इस बार अगेन आपका पोर्टफोलियो रहा, जो कि एमसीक्यू में 4 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन 34 मार्क्स अगर देखा जाए तो 38 मार्क्स का पेपर जो है आपका पोर्टफोलियो से पूछ लिया गया। एक अकेला पोर्टफोलियो से आप पास हो सकते थे, 2 मार्क्स ला के याद रखिएगा।
उसके बाद का नेक्स्ट वेटेज आपका डेरिवेटिव का आता है। देखा जाए तो एमसीक्यू इन डेरिवेटिव से इस बार 8 मार्क्स का पूछा गया है, 18 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल मिला के आपका 26 मार्क्स बनता है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग से आपका 16 एंड 4 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज से 16, लीजिंग डिसीजन से 8, म्यूचुअल फंड से 6 और थियरी आपका 16 मार्क्स का। एक सिक्योरिटी एनालिसिस का आपका एमसीक्यू डाला है 2 मार्क्स का, जो कि आपका कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ पे है, वो आपका 2 मार्क्स का। देखा जाए तो टोटल आपका 132 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से 100 मार्क्स सॉल्व करना था, 32 मार्क्स का चॉइस था, यानी कि 16 मार्क्स का एंड 16 मार्क्स का 2 क्वेश्चन चॉइस था। एक तो आप पूरे के पूरे थियरी चॉइस में जा सकते थे और एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चॉइस में जा सकते थे। यानी कि कुछ लोग जो थियरी के लेके परेशान रहते हैं, उनको मैं बता दूं, थियरी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दिए होने का रीज़न यही है सीएमए वालों के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन के अंदर आता है और थियरी में आप अच्छे से मार्क्स भी नहीं ला सकते, इसलिए थोड़ा सा हम भी इग्नोर करके चल रहे हैं, याद रखिएगा। जैसे आप देखते हो सीए फाइनल वालों को न्यूमेरिकल एंड थियरी दोनों मिक्स करके डालता है, तो देख रहे हो उसको सारे के सारे थियरी को भी प्रायोरिटी हम देते हैं। जैसे आपके पेपर भी अगर जैसे मान लीजिए 2022 का सिलेबस अगर इस तरीके का मिक्सर बनाता है न्यूमेरिकल और कुछ थियरी का, तो वहाँ पे थियरी भी कवर करके जाना मजबूरी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो एक थियरी छोड़ दीजिए, एक न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, तब भी आप 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकते थे। अगर एक बार क्विक गो थ्रू करें क्वेश्चंस के थ्रू, तो ये आपका एमसीक्यू पोर्शन है, जो कि आपका 20 मार्क्स का सॉल्व करना है। उसमें से अगर आप चेक करते जाओगे तो ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, जिसमें से बहुत सिंपल से आसान से एक चीज़ पूछा है कि बताइए एनुअल कैश इनफ्लो में कितने का चेंज लाओगे बिफोर द कंपनी बिकम्स इनडिफरेंस टू द प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात तो एक चीज़ बता दूं, ये जो बोला है ना इनडिफरेंस, प्रोजेक्ट में इनडिफरेंस, ठीक है मान लो इनडिफरेंस, जहाँ पे एनपीवी 0 होगा उसको इनडिफरेंस पॉइंट बोला जाता है। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि हमारे लिए दो ऑल्टरनेटिव जहाँ पे सेम हो जाए तो हम उसको कहते हैं इनडिफरेंस नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे ये मान के चलो कि एनपीवी 0 हो गया तो हमारे लिए इंडिफरेंस पॉइंट आ जाता है। तो एनपीवी 0 पे आप क्या करो, कैश फ्लो निकाल लिए कि कितना इनफ्लो होगा तो एनपीवी हमारा 0 हो जाएगा, इतने इनफ्लो पे एनपीवी 0 हो जाएगा। जबकि हमारा इनफ्लो 3,40,000, इसका मतलब इनफ्लो में कितने का चेंज लाएगा तो हम इंडिफरेंस पे आ जाएंगे, तो 57,000। तो इसका जो आंसर आना चाहिए ए पॉइंट। सेकेंड पार्ट में जो आपको पूछा गया है ये आपका पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए कि कंस्ट्रक्ट करना है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में आपको याद होगा कि जो हमारा वेट ऑफ एक सिक्योरिटी निकाला जाता है, वेरिएंस ऑफ अनदर सिक्योरिटी माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ बोथ माइनस 2 कोवेरिएंस। अब कोवेरिएंस क्वेश्चन के अंदर 0 दिया गया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस 0 दिए होने की वजह से आपका जो वेट आ जाएगा ये 54.16%। तो ये NABL का है भी आपका 54.16%। ये जो क्वेश्चन दिया गया मैं इसी की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक्स नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, उन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने की बात किया है। एक चीज़ मैं बता दूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो निकाला जाता है किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, नॉर्मली वो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये देखा जाता है कि हमारे स्टॉक प्राइस में कितने का प्राइस में चेंज आ रहा है और इंडेक्स में कितने का प्राइस चेंज आ रहा है, उसके बेसिस पे रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाला जाता है। अब क्वेश्चन में रिलेटिव स्ट्रेंथ तो पूछा है, लेकिन इंडेक्स का कोई डेटा दिया नहीं गया, हमेशा रिलेटिव, देखो ना नाम ही इसका है रिलेटिव। आप जाइए स्टडी मैट में भी आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ कहीं भी रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखोगे तो किसी एक के कंपैरिजन में हमारे स्टॉक का स्ट्रेंथ देखा जाता है। आपने हमारा चेंज तो दे दिया, बताइए इंडेक्स का चेंज तो कहीं दे नहीं रखे, हम कहाँ से स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है। इसमें जब तक इंडेक्स का इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए तब तक इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं निकाला जा सकता है। मान लीजिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, तो आप लोग चाहो तो नॉन ऑफ द अबव आप डाल सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई हम निकाल ही नहीं सकते, हम कहाँ से लेके आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। हो सकता है इसका कोई एक्सेप्शनल रूल होता हो जो कि मेरे नज़र में ना आया हो, तो मैं वो नहीं जानता। याद रखिएगा, हर एक इंसान जो होता है परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो होती है किसी के लिए मिसिंग होता है। जो मेरे को जितना नॉलेज है, मैं जितना जानता हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतने डेटा से रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं निकाला जा सकता है जो मुझे लगता है। अगर आप लोगों को लगता है नहीं कि इतने से भी रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाला जा सकता है, तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, मैं भी उस चीज़ों को रेफर कर लूँगा। एक बार आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अभी तक में देखा जाए तो ये 2 मार्क्स जो होता ये आपका सॉल्व नहीं हो सकता था, जो मेरे हिसाब से, मैंने जितना आपको पढ़ा रखा है, जितना जानते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर देखें तो ये अगेन आपका कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन तो इसको कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसने लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रखा है। हाँ, ये आपका एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू पे है और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। देखिए ध्यान से, आप जाके रजिस्टर चेक करोगे, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसमें परपेचुटी की बात कर रहा है कि ये जो हमारा
जो हमारा ये जो लोन की जो बोरोविंग की लिया जो जा रहा है वो परपेचुअल है, तो परपेचुअल के केस में हम लोग क्या करते हैं याद करिएगा, परपेचुअल के केस में हमारा टैक्स रेट ले लेते हैं क्या कहते हैं डेट के अमाउंट का, तो डेट अमाउंट है 4,80,000 का, इसमें आपका टैक्स रेट जो है 35% का, ये जो टैक्स सेविंग बनता है वो अगर हम बेस केस एनपीवी में ऐड कर दे तो एडजस्टेड एनपीवी बन जाता है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा 2,88,000। ओके, एक अगेन क्वेश्चन डेरिवेटिव का पूछा गया है। डेरिवेटिव के अंदर जो मैंने बोला था ना कुछ मिस्टेक है, देखो इफ द स्टॉक प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन ऑफ एसीसी स्टॉक इज 1010, अरे स्टॉक प्राइस नहीं है, स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, तो ये आप इन्होंने पे मिस्टेक किया है, स्टॉक प्राइस नहीं है स्ट्राइक प्राइस दिया गया है। लेकिन दिक्कत यह है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस का हमारे कैलकुलेशंस के अंदर, क्योंकि उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन स्टॉक प्राइस, डिक्रीज इन स्टॉक प्राइस का प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं आर और डी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है प्रोबेबिलिटी के लिए, इसलिए ये मिस्टेक तो है लेकिन इस मिस्टेक से हमारे को कैलकुलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 20% का अप मूवमेंट है, 20% का डाउन मूवमेंट है, तो आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी के फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा। मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं ना मिस्टेक करा है, इसी को उन्होंने आंसर दे दिया है, लेकिन याद रखिएगा ये जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अपसाइड, आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन स्टॉक प्राइस और वो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है, ये आंसर होना चाहिए था लेकिन बच्चों ने ये आंसर जो है वो दे के आ रखा है, तो ये एक आपका मिस्टेक यहाँ हो गया 5 में। छठा अगर हम देखें तो ये भी आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये रहो पे यानी कि जो ऑप्शन ग्रीक्स है रहो पे पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि देखो इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे भी मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं। बोला है कि देखिए इसमें ऑप्शन का थियोरेटिकल वैल्यू इंक्रीज बाय 1.5, यानी कि ऑप्शन का प्रीमियम 1.5 रुपीज़ से बढ़ता है, कब? जब ये इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है 1% से, ध्यान से रखिएगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं, इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज होने से जो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा मतलब इन्वर्स रिलेशन गया, और इन्वर्स रिलेशन जो बनता है ना इंटरेस्ट रेट के साथ तो पुट के साथ बनता है। अब कुछ के दिमाग में आएगा ऑप्शन ग्रीक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, डेल्टा गामा थीटा वेगा रो, याद आ रहा है कुछ? अभी हमने यूट्यूब पे भी जो ऑप्शन के सीरीज़ देखा है उसमें ऑप्शन ग्रीक्स पूरा डिटेल में हमने बहुत अच्छा खासा टाइम लगा के भी बता रखा है। तो खास करके देखिए अभी तक जो इंस्टीट्यूट आप लोगों के लेवल पे जो ऑप्शन ग्रीक्स पूछा गया था वो आपको सिंपली थियरी के लेवल पे लिख के दे रखा है स्टडी मैट के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज को आज तक टेस्ट इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखा है, याद रखिएगा। अब इंस्टीट्यूट ने जो ऑप्शन ग्रीक्स पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो वो हम ठीक है बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा इसका हमारा इंटरेस्ट रेट 1% डाउन जाता है, ये हमारा 1.5 रुपये से बढ़ाता है, इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से पुट का रो बनेगा ना कि कॉल ऑप्शन का। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन वैल्यू टू द इंटरेस्ट रेट, कॉल का रॉ पॉजिटिव होता है, पुट का निगेटिव होता है, वहाँ पे निगेटिव नहीं दिया है, इसकी वजह से भी कुछ बच्चे जो होता है ना कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ निगेटिव अगर नहीं भी लिख के दिया है ना तो उन्होंने ये डिक्रीज बोला है और ये इंक्रीज बोला है, तो बाय डिफॉल्ट इसका इन्वर्स मतलब रिलेशन बन जाता है, और इन्वर्स रिलेशन बनेगा तो आपका पुट ऑप्शन के लिए जाएगा, जो मेरा अपना व्यूज बनता है यहाँ पे आके। अगला फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, जिसमें देखिए उन्होंने एक्सचेंज रेट जो है ना इस तरीके से लिख के दिया है, मैंने बोला था ना मिस्टेक है, इस तरीके से एक्सचेंज रेट कोट करके नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा इस तरीके का कोटेशन कभी नहीं दिया जाता है, गलत है। एक बार और पहले पूछा गया था, मैंने वहाँ बार बार मार्क कराया था आपको कि देखो सीएम इंस्टीट्यूट ने एक बार और इस तरीके से पे क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट लिख के दिया था पहले, जो कि गलत था, क्योंकि इस तरीके से एक्सचेंज रेट कहीं नहीं कोट किया जाता है। अगर इस तरीके से एक्सचेंज रेट कोट किया जाएगा मतलब 80.50 और आस्क रेट बन जाएगा 80.15। आस्क रेट कभी भी आपका बिड रेट से कम नहीं हो सकता है, ठीक है, तो फिर भी आप अगर इस तरीके से इंटरप्रेट करते तो 81.15 बनता है इसका, एक तो सबसे पहले गलत तरीके से रेट कोट किया गया है, लेकिन हम अगर इंटरप्रेट करते तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन बनेगा आस्क रेट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट कस्टमर है, एक्सपोर्ट कस्टमर के पास क्या होता है बताइए, उनके पास डॉलर आएगा तो बेचने जाएगा, और बेचेगा किस रेट पे बचाइएगा, वो बिड रेट पे बेचेगा, तो अगर बिड रेट पे बेचेंगे अगर वो, तो उस केस में आपका बिड रेट में मार्जिन है 0.10 का, तो बिड रेट से मार्जिन माइनस करके 80.42 बनता है, तो ये आपका क्या बनेगा 80.4 जो है इसका आपका आंसर बनेगा। अगर मैं 8वें पॉइंट पे आ जाऊं तो ये है डेरिवेटिव, मैंने बहुत सारे ग्रुप में देखा आप लोगों को डिस्कशन करते हुए कि इसमें जितने भी सॉल्यूशन दे रखा है ये गलत है, याद रखिएगा अगेन मैं बात करूं ये आपका अबव दी, ये थोड़ा सा हाई लेवल की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल की है, नॉर्मली आप स्ट्रैटेजी छोड़ के जाते हो, लेकिन आप याद करो, देखो मैं बार बार कहता था कि देखिए मत छोड़ के जाइए, आप
क्योंकि पास्ट में इस स्ट्रैटेजी पे ये जो बुलिश कॉल स्प्रेड है ना, इसमें पास्ट में क्वेश्चन आ रखा था, लेकिन हाँ ये दूसरी बात है कि वो सीएमए को नहीं पूछा गया था, सिर्फ सीए वाले को पूछा गया था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा एक्सक्लूसिवली सीएमए वाले का, सीए वाले का अभी तक पूछा गया था बुलिश कॉल स्प्रेड के, जिसका एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके इसके अंदर। अब बुलिश कॉल स्प्रेड में आपको याद होगा कि बुलिश मार्केट के अंदर मार्केट जिस डायरेक्शन में होते हैं उधर का हम एक कॉल को राइट करते हैं, एक कॉल को खरीदते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो ऑफसाइड के स्ट्राइक प्राइस यानी कि 75 के स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शन को राइट किया जाएगा और 60 के स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल को आपको खरीदा जाएगा। तो नेट कॉस्ट आपका कितना आएगा, 6 रुपीज़ का पेमेंट, 3.5 रुपीज़ रिसीव होगा, तो नेट कॉस्ट आपका 2.5 रुपीज़ हो जाएगा। अब बोला गया कि एक्सपायरी पे 95 पे ये क्या होगा, एक्सपायर होगा। तो 95 पे अगर एक्सपायर होता है, ध्यान से रखिएगा, अगर ये 95 पे एक्सपायर होगी तो ये क्या हो गया, अपर लिमिट के भी ऊपर जब एक्सपायर होगा तो आपको पता है इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस माइनस नेट कॉस्ट। तो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है, 75 और 60, इनका डिफरेंस आप कितना आ गया इसमें से, अगर नेट कॉस्ट अगर माइनस कर दोगे तो 12.5 जो होगा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, यानी कि यही आपका प्रॉफिट होगा 95 के अगर मार्केट प्राइस होगा तो। यानी कि 75 के ऊपर कोई भी अगर मार्केट में प्राइस हो जाए तो उसका प्रॉफिट आपका 12 रुपीज़ 50 पैसे ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो आप लोगों का जो ओपिनियन है कि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है तो गलत है, ये आपका करेक्ट पोजीशन है, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको बस क्या आना चाहिए, बुलिश स्प्रेड ऑन ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूजिंग कॉल ऑप्शन, यानी कि ये बुलिश कॉल स्प्रेड है, याद रखिएगा। फिर आपका नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर एक आपका शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो दिया गया है। शार्प रेशियो इसका ट्रेनर रेशियो एक कंपनी का इतना दिया गया है और बोला गया है द रिस्क प्रीमियम ऑन द फंड इज 6%। ये वैल्यू जो है ना इंस्टीट्यूट ने गलत दे रखा है। अगेन मैं बता दूं, ये अगर आप सही तरीके से सोचने जाओगे तो इसमें आपका नहीं सॉल्व हो पाएगा, मिस्टेक है। क्योंकि ध्यान से देखिए क्या होता है, रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है, रिस्क फ्री से कितना ज़्यादा हम कमा रहे, दैट इज द रिस्क प्रीमियम। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी यानी कि जो फंड है वो माइनस रिस्क फ्री, यही होता है रिस्क प्रीमियम। तो अब मुझे बताइए, रिस्क प्रीमियम अगर आपका इतना है, वैसे रिस्क प्रीमियम का कभी कभी मतलब ये भी निकाल लेता है कि आर एम माइनस आर एफ को बोला जाता है, ये भी मान अज्यूम कर लेते हैं कि आर एम माइनस आर एफ, लेकिन वो मार्केट का रिस्क प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम नहीं होता है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है रिस्क प्रीमियम ऑन दी फंड, फंड का रिस्क प्रीमियम है, मतलब फंड का जितना रिस्क रिटर्न होगा वो माइनस रिस्क फ्री होगा। और आपको पता है जो शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है आर एस माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन से शार्प रेशियो आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप एक चीज़ बताइए, आपने क्वेश्चन के अंदर आर एस माइनस आर एफ भी दे दिया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे रखा है, कैसे, फंड का आपका प्रीमियम भी दे दिया और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फंड इज 11.8। तो इसका मतलब शार्प रेशियो क्या होना चाहिए था, 6 माइनस 11.6 डिवाइड बाई 11.8। तो 6 डिवाइडेड बाई 11.8 अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा 0.508। बट आप मुझे बताइए, आपने तो शार्प रेशियो 0.37 दे रखा है, तो आपका तो खुद का डेटा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब ये कौन समझाए, ये सब मिस्टेक करते रहते। अब बोलोगे सर हम क्या करेंगे एग्जाम में, अब एग्जाम में क्लिक हो जाना चाहिए था ना आपको। देखो बहुत बार क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हो, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको लॉजिकली स्ट्रांग बनना है। हमने क्लास के अंदर हमेशा इसी बातों पे फोकस किया कि आप लॉजिकली कैसे स्ट्रांग बनोगे। एक चीज़ बताओ, अब आपको यहाँ पे ट्रेनर रेशियो भी दे दिया और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकाल के दो। इतना तो क्लियर है कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट अगर आपको निकाल के देने को बोला गया है तो इसका लिंकेज किसके साथ होगा बताइए, कोरिलेशन कॉफिशिएंट कोवेरिएंस के थ्रू। अब कोवेरिएंस यहाँ पे तो कहीं से इस शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो के साथ लिंक नहीं है, लेकिन हाँ बीटा जरूर लिंक है, क्योंकि आपको पता है ट्रेनर रेशियो जो होता है वो बीटा से लिंक है और शार्प रेशियो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन से लिंक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों रेशियो, आपको याद है एक ऐसा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया हुआ था जिसके अंदर शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो दे दिया गया था और उसको यूज करके हम क्वेश्चन के अंदर बीटा निकालते थे। तो आपको क्या करना है, शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो को यूज करके आपको बीटा निकालना है और उस बीटा के सहारे आपको कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये रिस्क प्रीमियम अगर दे दिया है और ट्रेनर रेशियो गिवन है तो बीटा तो अपने आप निकल के आ जाएगा, लेकिन फिर उस केस में आपका शार्प रेशियो कहीं पे भी यूज नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया, शार्प रेशियो जो 0.37 दिया है, शार्प रेशियो 0.37 अगर आपको यूज करना है तो या तो 6% को गलत बनाना पड़ेगा या तो आपको 11.80 को गलत बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, रिस्क प्रीमियम में बहुत बार जो होते हैं ना दो ओपिनियन लोग लेने लग जाते हैं। कभी आपको फंड का रिस्क प्रीमियम यानी कि आर एस माइनस आर एफ को कोई अज्यूम करने लग जाते हैं, कुछ लोग आर एम माइनस आर एफ को रिस्क प्रीमियम अज्यूम करने लग जाते हैं। ठीक है, हम भूल गए, हमें नहीं पता ये क्या दे रखा है। हमने बोला कि भाई ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फंड जो है ना ये 11.80 है, तो 11.80 और रिवॉर्ड जो है ना हमें नहीं पता, रिटर्न ऑफ फंड माइनस रिस्क फ्री हमें नहीं पता, तो इससे हमारा रिवॉर्ड आ गया। और आपको पता है ट्रेनर रेशियो और शार्प रेशियो दोनों के अंदर रिवॉर्ड बाई
रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी, रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी यूज होते हैं। तो ये जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय बीटा, यानी कि बीटा हमारा 1.05 आ जाता है। और फिर हमने बीटा का फॉर्मूला यूज किया स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का भी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का भी दे रखा है, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन देवे तो कोरिलेशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कोरिलेशन आता है 0.85, यानी कि ये 0.85, यानी कि बी जो है मेरे ओपिनियन से, मेरे मुताबिक ये सही है। अब अगर इसमें हो सकता है, अगर इसको सही लेके इसको गलत बना के अगर चले तो फिर सिचुएशन कुछ और बन सकता है। सिचुएशन मैंने एनालिसिस नहीं किया, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं इस पर ज़्यादा इधर उधर सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि यही गलत हो ही सकता है, दूसरा और कुछ है नहीं। तो यही है, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि ये गलत है, लेकिन इससे हमारे सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको यूज़ करोगे तो फ़र्क पड़ जाता, लेकिन अगर इसको इग्नोर करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं इसके बिना भी। लास्ट क्वेश्चन है अगेन, इसमें एक डिस्प्यूट, हाँ इसमें भी हम कह सकते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन डाल रखा है। देखो कैसे बोलता है कि कॉल ऑप्शन एक ने राइट किया है इतने प्रीमियम पे, तो अगर आपने राइट किया है तो किसी ने बाई भी किया होगा 50 पे। तो यहाँ बोला गया है होल्डर्स मैक्सिमम लॉस इज 50 रुपीज़, ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर कॉल किसी ने राइट किया है, अगर किसी ने राइट किया है तो जिसने बाई किया होगा उसका जो मैक्सिमम लॉस होगा 50 रुपीज़ होगा, तो ये तो कंडीशन सही है। लेकिन राइटर के नज़रिए से लिखे हुए होने की वजह से आपका आंसर राइटर के नज़रिए से देना चाहिए कि राइटर का जो मैक्सिमम गेन होगा वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने राइट किया है। तो राइटिंग के नज़रिए से सॉल्यूशन देना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि होल्डर का मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम होता है और राइटर का मैक्सिमम गेन प्रीमियम होता है। तो यही मैंने बोला है कि देखो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर राइटर्स एज क्वेश्चन इज फ्रेम्ड फॉर राइटर। जब राइटर के लिए क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया गया है तो मेरे मुताबिक इसका आंसर आपको डी देना चाहिए। तो देखो एम्बिगिटी वाले क्वेश्चन कितने सारे हो गए। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक और अगर कॉमन सेंस अप्लाई नहीं किया तो आपका क्या क्या चीज़ इसमें नहीं आया होगा। ध्यान से देखिए, सुनते जाइएगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे, इस क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे, ड्यू टू दिस वन 2 मिस्टेक हो गई। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर सकते हैं कुछ लोग, अगर सही ढंग से एक्सपोर्टर को नहीं पढ़ोगे, इस परचेज पे अगर ध्यान दोगे ना, एक्सपोर्टर बेचेगा, ये परचेज करेगा, ये परचेजर बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, 2 में तो फ़र्क पड़ जाता है। एक मैं कह सकता हूँ कि अगर ऑप्शन ग्रीक्स अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा होगा तो इसमें हो सकता है प्रॉब्लम आपको दिखे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ये भी गया, यानी कि हम कह सकते हैं 4 आपका गया, मोटा मोटा 10 में से 4 में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता था अगर आपको देखा जाए मेरे नज़रिए से, बाकी सब तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अब अगर आगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, अगर क्वेश्चन सेक्शन बी का, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, यानी कि कैपिटल बजटिंग का है, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत आसान, अगर ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया तो मैं क्या बोलूँ, है ना। ये देखो ये इतने बार अभी तक आपके एग्जाम में आया हुआ था, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 14 ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आपका जो वैल्यू है वो बदला गया है। इतने बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, याद रखना। ये तो सीए वाले का था, सीए वाले से चलो छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, खुद के सीएमए वाले के लिए इतने बार अगर पूछा गया है तो आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे आप छोड़ के जा सकते हो। आप अगर शकल सूरत दिखाना चाहो तो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का आपका 6 लाख का है, 8 लाख का है ना। यहाँ पे आपका पहले जो हमारा दिया गया था वो था 25,000 का, 30,000 का। फिर 1 साल के लिए आपका देखो 3 पॉसिबिलिटी है, इसके साथ प्रोबेबिलिटी दे रखा है, आपका भी 3 पॉसिबिलिटी के साथ ही प्रोबेबिलिटी है। देखो 3 पॉसिबिलिटी दे रखा है, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है, अगेन इसका 3 पॉसिबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी है। पहला रिक्वायरमेंट क्या बताइए, कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री, पहले से भी आपने डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट। पूछा गया था बताइए नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर बुरा होगा तो क्या होगा, बुरा केस में क्या होगा। पहला साल में आपका 12,000 आएगा, सॉरी पहला साल 25,000 आएगा, सेकेंड ईयर में आपका 12,000 आएगा, सिंपल। तो इनके बेसिस पे जो आपका एनपीवी आएगा वो आपका वर्स्ट केस एनपीवी होगा। देखो आपके इस क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है, आप बताइए कि गिवन ये रहा वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज, अगर वर्स्ट आउटकम होगा तो क्या होगा। फिर उसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है और फिर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे तो वही चीज़ है, ऐसा बताइए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा और फिर आपका इस एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं ये आपका 10 में 10 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि इतने बार का क्वेश्चन किया हुआ ये तो सॉल्व करके गए ही होगे, इसमें कुछ नहीं है आपका।
एक ये क्वेश्चन अगेन कैपिटल वेस्टिंग का है, जिसमें ये ऑप्टिमम आपको याद आ रहा होगा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6A, जिसमें रिप्लेसमेंट तो करना था लेकिन कब रिप्लेसमेंट करना था वो क्वेश्चन आ रखा था, याद आ रहा होगा कुछ आपको, जिसमें एक क्या कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट इतना आता है, साल्वेज जैसे जैसे धीरे धीरे पुराने मशीन का लाइफ बीतता जाएगा तो उसका साल्वेज वैल्यू जो होगा रिड्यूस होते जाएंगे। तो पूछा गया है कि बताइए रिप्लेसमेंट तो करेंगे लेकिन कब रिप्लेस करें, व्हेन शुड मशीन रिप्लेस, कंपनी रिप्लेस द मशीन, कब रिप्लेस करें, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि आपके भी एग्जाम में पहले आ रखा था जून 2017 में। तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है बताइएगा। इसका सॉल्यूशन ना इंस्टीट्यूट दो तरीके से दे रखा है, इसका इंस्टीट्यूट जो है ना दो तरीके से दे रखा है, लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाने की वजह से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख रहे हो। व्हेन शुड एग्रॉन लिमिटेड रिप्लेस दी मशीन, कब रिप्लेस करना चाहिए, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे इसके जैसे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिस तरीके से, जिस मेथड से मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड भी उसी मेथड से आना चाहिए, क्योंकि 6 मार्क्स से मार्क्स और रिड्यूस कर दिया गया है। एक जो सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट का इसमें अवेलेबल है वो लेंदी वाले सॉल्यूशन अवेलेबल है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि 6 मार्क्स में वो लेंदी वाले सॉल्यूशन देगा। तो इसमें करना क्या था बताइए, आपने हर एक साल में नए मशीन पे अगर काम किया जाए तो कितना खर्चा आएगा वो निकालना है, फिर हर एक साल को इसको रन करने का कितना कॉस्ट आएगा, एक साल का रन करने का कॉस्ट कितना आएगा, एक तो ये आपका 10,000 आ जाएगा और इसका जो वैल्यू में डिक्रीज आया है जो कि आपका है 15,000 का। तो पहला साल अगर मैं पुराने मशीन पे अगर काम करता तो 10,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आता, और फिर आपका ये जितना जो वैल्यू डिक्रीज हुई है कितना है बताइए, आपका ये 15,000 का ये भी रनिंग कॉस्ट आ गया, और दूसरा ये जो 40,000 पे हम इसको बेच पाते, इस पे जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट दिया गया होगा आपका, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपका 10% का है, यानी कि ये 10% हम इस पे अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे एक साल का, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 50%, ये आपका 6,000 आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका मशीन को रन करने का पहला साल का जो कॉस्ट आएगा ये आ जाएगा 10,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000, ये आपका 31,000 जो है, ठीक है, 31,000 जो है ये आपका क्या बनेगा, इसका पहला साल का रनिंग कॉस्ट आएगा। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का निकालना हो तो 20,000 ये जितना वैल्यू डिक्रीज हुआ और इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा उस तरीके से निकालोगे, और फिर जो हर साल न्यू मशीन पे काम करने का जितने कॉस्ट आया होगा उसको कंपैरिजन करके आंसर आप दोगे। ठीक है, तो ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, दोनों सॉल्व किया हुआ, क्लास में सॉल्व करके बैठे हुए थे इसमें। ये क्वेश्चन है आपका पोर्टफोलियो का, ठीक है, ये आपके स्टडी मैट में जरूर है, मेरे बुक में ये क्वेश्चन नहीं था। मैंने पहले ये जो आपका नेट गेन अंडर फार्माज नेट सेलेक्टिविटी जो है ना, ये हमने बाय मिस्टेक हमारे पुराने वाले जो बुक था उसमें मिस रह गया था। पीछे एग्जाम से पहले 2-4 के स्टूडेंट ने जब क्वेश्चन ये पूछा था तो आपको मैंने फिर उस टाइम पे ये बता दिया था। ये जैसे आपका शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो का कैलकुलेशन होती है, उसी शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो में ही एक आपको एक और दे रखा है फार्माज नेट सेलेक्टिविटी, ये भी आपका आसान था। और आप लोगों ने अगर स्टडी मैट को प्रीफर किया होगा तो आपने ये देख लिया होगा बहुत आसान था आपका, जिस तरीके से शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो कितना आसान है। एग्जैक्टली ये आपका दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस कि हमारा जो प्रीमियम है एक स्टॉक से जो आ रहा है वो प्रीमियम, और जो आपने निकाला होगा आपको याद होगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो आपने कैपिटल मार्केट लाइन में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा होगा, रिटर्न ऑफ RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और इसको मल्टीप्लाई करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, याद आ रहा है कुछ, इसको हम लोगों ने बोला था कुछ, ये आपका CAPM के अंदर का जो कैपिटल मार्केट लाइन में बीटा की जगह सेंसिटिविटी ऑफ टोटल रिस्क जो यूज करते थे, ये वाले जो पोर्शन है इसका और जो रिस्क रिटर्न प्रीमियम है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो आपका फार्मर्स नेट सेलेक्टिविटी है। तो बहुत आसान था ये भी। तो ये मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर आप लोगों ने स्टडी मैट देखा होगा या मेरे से अगर आपने पूछा होगा उसको देख के तो ये आपका बन जाएगा, अदरवाइज ये स्किप हो सकता है आपका, ये रह जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का सबसे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन था 1 का ए, जो कि अभी तक ये एक्सक्लूसिव था, आज तक CMA इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। CA इंस्टीट्यूट ने इतने बार ये क्वेश्चंस का रेफरेंस आपको दिख रहा है CA वाले का, वही क्वेश्चन वैल्यू बदल के आपको दिया गया है। इसमें भी 4 कंपनी था, नंबर ऑफ शेयर दिया था, मार्केट प्राइस दिया था। इसमें भी आपको 4 कंपनीज है, नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट प्राइस दिया गया है।
और आपको देखिए अक्रूड एक्सपेंस इतना है और अदर लायबिलिटीज आपका इतना है। हमारे वाले पहले में भी देखो अक्रूड एक्सपेंसेस था इतने का था, अदर लायबिलिटीज इतने का था, आपको एनपीवी एनएवी निकालना था और ये हमने यहाँ पे भी एनएवी निकालना है। कितना आसान था देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बेसिक लेवल का, 6 में 6 आपका ये कहीं नहीं जा सकता है। अगर आपने नहीं भी सॉल्व किया होगा ना पहले से और एनएवी पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको मैं बिलो एवरेज रखता हूँ। ये आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जिसमें आपको निकालने को दिया गया था कि बताइए कितना आपका हेज रेशियो, ये खास करके आपको रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो मेथड का एक क्वेश्चन है। रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो याद आ रहा होगा आपको, या इसी को हम लोग डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, या पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मेथड के थ्रू आपको निकालना है कि कौन सी इन्वेस्टर चाहता है कि परफेक्ट हेज पोजीशन, तो क्या कॉम्बिनेशन लेगा शेयर और ऑप्शन के अंदर। याद आ रहा होगा आपको कि ये जो है आपका हेज रेशियो निकालना बोल रहा है, तो डिफरेंस इन पे ऑफ डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन शेयर प्राइस, यानी कि कितना है पे ऑफ में चेंज और चेंज इन जो शेयर प्राइस होगा, ठीक है, शेयर प्राइस, ये जो होगा आपका ये रेशियो बन जाएगा। फिर बोला गया है बताइए कि कैसे आइडेंटिकल पोजीशन मेंटेन करेगा। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ये देख रहे हो। परफेक्ट हेज चाहता है, बताइए क्या कॉम्बिनेशन लोगे शेयर और ऑप्शन के अंदर। फिर अगला पूछा गया इन्वेस्टर विल बी मेंटेन द आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। यही देखो आइडेंटिकल पोजीशन मेंटेन करता है रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन था, बहुत आसान। आपको इसमें से 8 में से 8 कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, ये क्वेश्चन नंबर 4.1 है हमारे बुक का, जो कि पेज नंबर 4.1 में। इवन जो हमने इस बार टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को कंडक्ट किया था, टेस्ट सीरीज के अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने आपको डाला था और वही क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली दोबारा आया है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसको आप अगर सॉल्व करके नहीं गए हो तो मिस्टेक की पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत सारे हैं। एक तो इसमें वेरिएंस जो है आपका डेसिमल में दिया गया है और यहाँ का जो आपका क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन है वो परसेंटेज में दिया गया है। बहुत सारे लोग तो मिस्टेक यहीं से करना शुरू कर लेगा। अगर 10 वैल्यू यूज़ कर लिया तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात आपको याद रखना था, 0.10 यूज करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर आपको बीटा निकालना है, सिस्टमेटिक रिस्क यानी कि वेरिएंस निकालना है और आपको क्या कहते हैं हैरी मार्कोज को यूज़ करके, यानी कि ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व होने लायक है अगर आपने पहले से सॉल्व किया होता तो। इवन तो आपने टेस्ट भी दिया होता तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन तो 8 में से 8 मिलने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है आपका। ओके, अब आइए ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैंने, ये रहा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4.1 था। सीए इंस्टीट्यूट ने तो बहुत बार पूछा था, लेकिन ये आपके स्टडी मैट में भी दे रखा था। ये क्वेश्चन जो है ना आपके स्टडी मैट, सीएमए के स्टडी मैट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आपका क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता, ठीक है। आगे आता है एक क्वेश्चन, ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पूछा है डेरिवेटिव का, बहुत लेंदी क्वेश्चन, आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन अकेला सॉल्व करने में हम लोगों को, खास करके ये तो आपको आसान वाले दिया है। आसान कैसे है कि 20% पर एनम कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड करके दिया है। आपको याद आ रहा होगा 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था 7 के सीरीज में। एक था क्वेश्चन नंबर 7 का डी जो हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था, और एक है 7.2। ये क्वेश्चन जो है आपका 7.2 है, ये क्वेश्चन जो है ना 7.2 है। ये देखो इसमें भी आपका 20% पर एनम कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड दे रखा था, और मैंने आपको बताया था जब ये दे दिया ना तो ये आपका आसान वाले क्वेश्चन था। ये 7.2 जो था ना वो हमारे आसान वाले क्वेश्चन थे। अगेन ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था सीए का, अभी तक सीएमए के हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये मैंने नीचे लिखा होगा आपको कि ये क्वेश्चन जो है एक्सक्लूसिव सीए का है, एक्सक्लूसिव सीए का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया। इसमें सब कुछ सेम है, कुछ भी आपको नहीं बदलना है। मार्केट प्राइस 400, 800, बीटा 0.59, 1.32, सब कुछ जो है ना 0.59, 0.83 देख रहे हो, वो 0.59, 1.32, 400, यानी कि वैल्यू तक भी आपका सेम है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इसमें कम कर दिया गया क्योंकि ये लेंदी था थोड़ा ज़्यादा, आपके जो एग्जाम में पूछा गया थोड़ा सा कम कर दिया गया। ये क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड था डेरिवेटिव का। अगर आपको फ्यूचर का कैलकुलेशन, ये बीटा निकालना था, फ्यूचर का वैल्यू जो निकालना है, ठीक है। ये सब जो वैल्यू यहाँ पे पहले दिया गया था ना आपके क्वेश्चन के अंदर, ये सब नीचे दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नीचे सारे वैल्यू आपको दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आप पढ़ के गए होंगे तो। अगर पढ़ के नहीं गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान में नहीं रख सकते हैं हम, सिंपली ये कह सकते हैं डेरिवेटिव का एक हाई लेवल की क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है। और वो भी सीएमए स्टूडेंट ने अगर अपने मटेरियल के थ्रू पढ़े होंगे, आप लोग अपने जैसे स्टडी मैट या थे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया होगा। हमारे बुक में तो था, हमारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व हो गया होगा क्योंकि ये हमने पहले से रखा हुआ था अपने बुक के अंदर।
तो ये भी हो जाएगा। ये फॉरेन एक्सचेंज का अगेन एक क्वेश्चन है जो कि एक्सक्लूसिव सीए वालों ने अभी तक पूछा हुआ था, लेकिन आप लोग आराम से सॉल्व कर पाए होंगे क्योंकि ये हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर 13A था, जिसमें आपको याद होगा कि हम लोग इरिवोकेबल एलसी के अंदर इंपोर्ट करें या ऐसे ही इंपोर्ट करें। अगर ऐसे ही इंपोर्ट करेंगे तो आज आपको लोन लेके पेमेंट करना पड़ेगा, और एलसी के अंदर इंपोर्ट करोगे तो आपको क्रेडिट पीरियड मिलेगा जिसमें आपका 2 चार्जेज आता है, एक ओपनिंग चार्जेज, एक आप कमीशन एंड में पे करते हो। हाँ, यहाँ पे आपको उन्होंने कमीशन जरूर चेंज किया है, यहाँ पे 4% दिया गया कि जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये जो था वो 2% हुआ करता था। अगर आप देखोगे हमारे क्वेश्चन के अंदर जो इसका कमीशन पहले हुआ करता था वो आपका 2% हुआ करता था, लेकिन इस बार जो दिया है उन्होंने 4% दिया है। ये 13 ये एक्सक्लूसिव सीएमए का क्वेश्चन था। हाँ, अगर किसी ने सीएमए का कंपेडियम वाले बुक अगर पहले से पढ़ा होगा तो उसमें जरूर डाला था इंस्टीट्यूट ने, अदरवाइज ये कहीं पे भी आपका अवेलेबल नहीं था। क्वेश्चन आसान था, लेकिन एक बार अगर सॉल्व किए होते तो हो जाता। तो मैं सिंपली अगेन ये कह सकता हूँ कि आप अगर पढ़ के गए होंगे, मेरे स्टूडेंट हो गए, तो आराम से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। वापस आई एक लीजिंग डिसीजन। अगेन याद रखिएगा, अभी मैंने रिवीजन भी कराया था, आप लोगों को रिवीजन वीडियो डाला था, वहाँ पे भी बार बार मैंने रिमाइंड कराया था आपको कि देखिए सेल एंड लीज बैक पे सीएमए इंस्टीट्यूट ने आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये था हमारे बुक का। अब देखोगे तो लीजिंग डिसीजन का क्वेश्चन नंबर 4A अभी तक सीए इंस्टीट्यूट ने सिर्फ पूछा था, और मैंने स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन किया था कि देखो ये एक्सक्लूसिव सीए वाले का क्वेश्चन है, आपके बुक में कहीं पे नहीं मिलेगा, ना स्टडी मैट में, ना पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन में, ना स्कैनर, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। इवन जो अभी हमने 1 महीने पहले जो रिवीजन वीडियो डाला था उसको जाके आप लास्ट में जाके देखिएगा, मैंने एग्जैक्टली यही लाइन यूज़ किया हुआ है और वही क्वेश्चन आ गया। मैं रिपीट कर दूं, अगर ये क्वेश्चन एक बार अगर सॉल्व करके गए हो तो एग्जाम में सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। नहीं है मीन्स नहीं है, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाता है, अपने पास जो मशीन होता है वो पहले बेच देते हैं, और फिर जिसको बेचते हैं उसी से दोबारा हम लीज पे ले लेते हैं, सेल एंड लीज बैक। और फिर एक दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के अंदर क्या करते हैं, हम अपना मशीन बेच देते हैं, फिर सस्ते में एक दूसरे से खरीद लेते हैं और फिर उसका एनालाइज करते हैं। यानी कि ये 2 ऑप्शन जो है इसको आपको एनालाइज करना है। वैल्यू चेंज किया गया है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 का ये है। हम अगेन रिपीट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया होगा अगर आप पहले से सॉल्व करके गए होंगे, इग्नोर किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नंबर 3A। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के के अंदर बीटा भी निकालना था, इस क्वेश्चन के अंदर बीटा नहीं निकालना है, मैं इसको बिलो एवरेज रखता हूँ। ये बहुत आसान है, 9 कॉलम के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होगी आपको, लेकिन हाँ लेंदी जरूर बनेंगी क्योंकि इसने कोवेरियंस निकलवा रहा है और प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो इसके अंदर 9 कॉलम आपका बनेगा। 9 कॉलम जो मैं अपने क्लास में यूज़ करता हूँ उस तरीके से। सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी का 4 कॉलम, रिटर्न, मीन रिटर्न, डेविएशन, स्क्वायर, और मार्केट के लिए फिर 4 रिटर्न, मीन रिटर्न, डेविएशन और स्क्वायर, और एक दोनों 9th कॉलम जो लेते हैं इसके और इसको डेविएशन को प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन हम कह सकते हैं क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी है, याद रखिएगा। अगर इसमें डेसिमल में आ गया तब तो और लेंदी होगा। 1 मिनट, 2018 मैं एक बार कैलकुलेशन भी करके देख लेता हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाई 0.2, 16 मल्टीप्लाई बाई 0.4, 25 मल्टीप्लाई बाई 0.4 और GT 20 आ रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो नहीं होगा, इसका जो एवरेज आ रहा है आपका 20 आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है। डेसिमल में आते थोड़ा सा कैलकुलेशन और ज़्यादा लेंदी हो जाता है खास करके, तो मैं अगेन रिपीट कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लेकिन आपका एवरेज क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं। 8 मार्क्स इसके कहीं नहीं जाएगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो। यह है फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन, जिसके अंदर इसमें डेट में पंगे है, याद रखिएगा। ये कैंसिलेशन का और एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जैक्टली एज इट इज क्वेश्चन आपका 17.4 बहुत पुराना आपके सीएमए इंस्टीट्यूट का ही ये क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा दूं 17.4 की अगर मैं बात करूं, 17.4 ये देखो यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, जो कि आपका बहुत पुराना क्वेश्चन था सीएमए जून 2010 में और 2013 में पूछा गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अंदर डेट की प्रॉब्लम था। पुराने क्वेश्चन में तो एक और भी प्रॉब्लम था, आपको बता दूं क्या प्रॉब्लम था। यहाँ लिख के देता है लक्ष्मी ट्रेडर, ध्यान से देखो, यहाँ लिख के दिया है लक्ष्मी ट्रेडर और ऊपर लिख के दिया है वेदिका ट्रेडर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक था, और इसके अंदर और भी दिक्कत है। कॉम्प्लिकेशन बस सिंपल ये है ना, डेट के अंदर है, जो मुझे याद आ रहा है। कोई बैंक ऑन सितंबर इतना फॉर द एक्सटेंशन, हाँ ये रहा ना, यही तो बात है। द एक्सचेंज रेट टू बी कोटेड बाय द बैंक ऑन सितंबर 2022 जो बोला गया ना, यहीं पे डेट मेंशन नहीं है। अरे भाई सितंबर 2022 थोड़ा ना होता है, उसका एक कोई पर्टिकुलर डेट होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कहीं पे यहाँ डेट की पंगे है इसके अंदर। देख रहे हो, ऑन सितंबर 2022
भाई सितंबर 2023 का क्या मतलब है, कौन सी अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट डेट चाहिए मुझे, तो वही डेट जो है ना इंटरप्रेट करना पड़ेगा आपको, जो कि मिस्टेक कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, और मैंने जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है उसमें इस पर्टिकुलर डेट हमने यहाँ मेंशन करा है लॉजिक के साथ, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि कमेंट मिलेंगे मुझे, अप्रोप्रिएट कमेंट दिखेगा, तभी मैं जैसे ही आपका थर्ड ग्रुप का पेपर खत्म हो जाएगा तो मैं आपका सारे का सॉल्यूशन करके एक और वीडियो बना के उस पर डिस्कशन भी कर दूंगा, और तब मैं बताऊंगा कि हाँ इसमें कहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, मार्क्स की मिलने की गारंटी कम है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, मिस्टेक्स है। अब वो आप कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली सजेस्टेड के सॉल्यूशन आप मैच करा पाओगे, क्योंकि पुराने सॉल्यूशन में तो मिस्टेक था, अब नए सॉल्यूशन कैसे लाएगा, जब सजेस्टेड आएगा तब हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका पोर्टफोलियो का, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 12.4 है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हाँ इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट इसने डाला, क्या है पता है, कि कह रहे कि देखो पोर्टफोलियो में हम 70% इन्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे जहां पे मेड इन द सिक्योरिटी दैट हैज अ बेटर रिटर्न पर यूनिट ऑफ द रिस्क। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12.4 है ना, उसमें सीधा बोला गया कि हम इसमें इतना परसेंट लगाएंगे, इसमें इतना परसेंट लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया नहीं, हम उस स्टॉक में 70% लगाएंगे जिसमें बेटर रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क होगा। तो बेटर रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क की अगर बात करें, है ना, तो ये आपका पर यूनिट यानी कि 20/15 करते हैं, 20/15 पर यूनिट ऑफ रिस्क, इसका आ जाएगा आपका 1.33, और इसका आएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 30/20, यह आ जाएगा 1.5। क्वेश्चन में बोला गया है कि बेटर रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, तो ये डिवाइडेड बाई ये करके जिसमें ज़्यादा अच्छा होगा उसमें आप लगाओगे 70%, द रेस्ट इन दी अदर सिक्योरिटी। तो इसमें ज़्यादा बेटर कौन सी है, इसमें मेरे को दिख रहा है 1.5 है, तो ये बेटर है। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसमें आपको 70% इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसमें आपको 30% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा उसने नया पॉइंट डाल के दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। और मिनिमम वेरिएंस तो आपको पता ही है, मिनिमम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, असर्टेन दी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो सेट ऑन मिनिमम वेरिएंस। तो आपको उसके इसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए वेट ऑफ अल्फा निकालना है, तो वेट ऑफ अल्फा कैसे निकलेगा, वेरिएंस ले लेंगे गामा का, ठीक है, माइनस करेंगे कोवेरिएंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ गामा प्लस वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस 2 कोवेरिएंस, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। और अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपका ये जो है ना 0.25 दिया गया, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12.4 था ना उसमें जीरो था, 12.4 जो था हमारे पास उसमें जो कोरिलेशन दिया गया था -1 दिया गया था, इसलिए पूछा गया था कि आपको रिस्क जीरो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे कोरिलेशन -1 होते वहाँ पे मिनिमम रिस्क जीरो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा है उसने, मिनिमम रिस्क इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कोवेरिएंस है ना, कोरिलेशन जो है वो आपका 0.25 है, 1 नहीं है। जब वो कोरिलेशन 1 या -1 होते तभी मिनिमम रिस्क जीरो जाता है, तो उस केस में मिनिमम निकाल सकते हो, इससे वेट निकालोगे और यहाँ पे जो वेट आएगा ना उस वेट के बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनने लायक आराम से था। और ये तो आपका थियरी आ गया, थियरी में भी मुझे नहीं कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो बाइनोमियल ट्री की बात कर रहा है, बाइनोमियल ट्री ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ जो था न्यूमेरिकल पेपर के अंदर, उसी चीज़ों को क्या करोगे, लैंग्वेज लिख के दे दोगे। होप थोड़ा सा तसल्ली मिल गया होगा कि हाँ आप लोग कहाँ पे सही थे, कहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ था। ज़्यादा एनालिसिस मत करिए, इतना आप तसल्ली करके नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन कीजिए। जब पेपर कंप्लीट हो जाता है तब आप आराम से बैठ के हम लोग एक एक करके एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो लाइव ही आके आपके साथ भी डिस्कशन कर देंगे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।